जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूं। देखिए, 28, 29 और 30 मई को 8 CPC पर एक बड़ी बैठक हुई है। यानी इन 3 दिनों लगातार न्यू दिल्ली में मीटिंग्स का दौर रहा है। अब इस मीटिंग्स के क्या एजेंडा थे इसके बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये मीटिंग अपने आप में क्यों खास रही? चलिए आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। इस मीटिंग का क्या आउटकम निकल कर आ रहा है ये जानते हैं। इसके साथ साथ देखिए, मनी 9 को दिए गए एक इंटरव्यू में श्री शिव गोपाल मिश्रा ने इन मीटिंग्स को लेकर क्या कहा है उसकी भी कुछ जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाली हूँ। ये और इसके साथ साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे मल्टीपल फिटमेंट फैक्टर की मांग हो रही है, जहां हमारे देश के हर एक कर्मचारी संगठन, पेंशनर्स के जो संगठन है, तकरीबन एक ही जैसे फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। वहीं पर कोई संगठन ऐसे भी हैं जो मल्टीपल फिटमेंट फैक्टर की बात कर रहे हैं। अब ये मल्टीपल फिटमेंट फैक्टर क्या है उसकी जानकारी आज के इस वीडियो से आपको मिलने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या बदलेगा डीए कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा होगी और उसके बाद कुछ कमेंट्स देखेंगे जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को शेयर किया है। तो चलिए इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी पसंद आ रही हो, यूजफुल लग रही हो तो लाइक और शेयर करके वीडियो को हाइप भी करना है, ताकि YouTube इस वीडियो की जानकारी हर एक कर्मचारी, पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स तक पहुंचाए। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रख के फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए इन सभी टॉपिक्स पर एक एक करके बात करें। इससे पहले देखिए, मई महीने की पेंशन से जुड़ी हुई एक बेहद ही जरूरी अपडेट बात देख लेते हैं। देखिए, इस बार जहां महंगाई भत्तियों का एरियर मई महीने की शुरुआत के पहले हफ्तों में क्रेडिट हुआ है, वहीं पर कुछ जानकारी ऐसे भी निकल कर आ रही है, या कहूं कि कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं जहां पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स ये कह रहे हैं कि स्पर्श टीम की तरफ से महंगाई भत्तों का एरियर जो है वो कुछ कम क्रेडिट हुआ है, 2-4 रुपए का कुछ मामूली सा फर्क है। तो इसके बारे में क्या करना है, या अगर आपको अभी तक एरियर नहीं मिला है तो उसको लेकर आपको जो है कंप्लेन दर्ज करा देनी है। तो ये तो एरियर की बात थी, लेकिन मई महीने की पेंशन को लेकर अगर मैं बात करूं तो देखिए, महंगाई भत्ते का एरियर का भुगतान हो चुका है। पहले जब केंद्र सरकार ने बढ़े हुए महंगाई भत्तों का ऐलान किया था, उसके बाद पीआईबी की एक रिपोर्ट आई थी, फिर डीए को लेकर लेटर आया था, फिर डीआर को लेकर लेटर आया था, और जब एरियर का भुगतान भी हो चुका है तो ये अब कंफर्म है कि मई महीने की जो हमारी पेंशन है वो 60% डीआर के साथ आएगी, ना कि 58% के साथ। और ये मैं इसलिए क्लियर कर रही हूं क्योंकि कई बार हमने ये देखा है कि कुछ ऐसे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स होते हैं जिनकी पेंशन में पुराना ही यानी बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नहीं जुड़ता है, कम महंगाई भत्ता जुड़ता है और उसी के हिसाब से उनकी पेंशन कैलकुलेट की जाती है। तो इस बारे में पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को भी ध्यान देना है। अगर स्पर्श टीम के द्वारा या बैंक के द्वारा कम एरियर जो है वो क्रेडिट हो सकता है तो पेंशन में भी गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन हमारे हर एक पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स को इस मामले में जागरूक रहने की जरूरत है। अगर कम पेंशन आ रही है तो जल्दी से सीपी ग्राम के थ्रू इसकी कंप्लेन दर्ज करानी है। तो इस बार ये ध्यान रखिएगा कि मई महीने की पेंशन जो है वो 60% डीआर के साथ आएगी। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इस मीटिंग की। 28, 29 और 30 मई को 8 CPC पर एक बड़ी बैठक जो हुई थी उसकी अपडेट देख लेते हैं। अब ये बैठक जो है अपने आप में बेहद ही खास रही, क्योंकि इस बैठक की अध्यक्षता जो है खुद 8वें वेतन आयोग की कमेटी की जो अध्यक्ष हैं जस्टिस रंजना देसाई जी, इन्होंने की। इसके साथ साथ तकरीबन 8वें वेतन आयोग की कमेटी की जो पूरी टीम थी वो इस बैठक में मौजूद रही, और जो कुल 51 पेज का मेमोरेंडम था, जो साझा मेमोरेंडम तैयार किया गया था एनसीजेसीएम स्टाफ साइड और अन्य कर्मचारी या पेंशनर संगठनों के द्वारा, वो मेमोरेंडम जो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें तैयार करने के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण खाका है,
वो मेमोरेंडम इस मीटिंग में सौंपा गया 8वें वेतन आयोग की कमेटी को। वो मेमोरेंडम सौंपा गया और इसके बाद कुछ बड़ी मांगे रंजना देसाई जी के सामने रखी गई। अब चलिए देखते हैं कि वो बड़ी मांगे क्या थी। देखिए, पहली मीटिंग में कुछ बुनियादी डिमांड्स रखी हमने। आने वाले दिनों में भी देखिए बहुत ऐसी सारी मीटिंग्स होने वाली हैं श्री शिवगोपाल मिश्रा जी के साथ भी कमेटी की। और अभी तो हर एक राज्यों का भी दौरा कर रही है 8वें वेतन आयोग की कमेटी कर। आने वाले दिनों में भी बहुत सारी डेट्स ऐसी हमारे सामने आ गई हैं जहां वो लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो, अलग अलग जो राज्य है उनमें जाएगी और दौरा करेगी। तो ऐसे में 2026 का साल भी जो है इस मीटिंग्स का ही रहने वाला है। आगे देखिए इस मीटिंग्स में क्या कहा, तो सैलरी को लेकर मिनिमम मैक्सिमम में ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, ये मांग रखी गई। इसके साथ कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हर एक सरकारी कर्मचारी या पेंशनर्स जो हैं वो सम्मान पूर्वक अपना जीवन जो है वो जी सके। फैमिली यूनिट की बात करें तो उसमें लगातार बढ़ोतरी की मांग की जा रही है। इसके साथ साथ देखिए कम से कम सैलरी जो है 70,000 के आसपास होनी चाहिए, ये प्रस्ताव रखा गया है। अब आप में से बहुत सारे पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स का ये सवाल होगा, आप कमेंट्स में पूछेंगे कि देखिए मांग तो रखी गई है कि 70,000 के आसपास जो है मिनिमम सैलरी होनी चाहिए, जो अभी सिर्फ 18,000 है। तो क्या इतना बड़ा बदलाव, केंद्र सरकार इस पर सहमत होगी? क्या केंद्र सरकार के खजाने पर आर्थिक दबाव नहीं पड़ेगा? तो बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन वेतन आयोग का मतलब यही होता है। हर 10 साल का इंतजार, मतलब हर 10 साल में जो ये वेतन आयोग आता है उसका इंतजार कर्मचारी और पेंशनर्स क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि लगातार वो जो महंगाई की मार को झेल रहे हैं उससे वेतन आयोग उनको राहत दिलाए। और अगर इस वेतन आयोग में उनकी सैलरी या पेंशन या भत्तों में कुछ अच्छा खासा उछाल नहीं आया तो ये वेतन आयोग जो से सिर्फ नाम का रह जाएगा। अब यहाँ पर जो ये मांग रखी जा रही है कि 70,000 के आसपास जो है मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। अब इस पर केंद्र सरकार जहां 70,000 की मांग है वहीं पर 30 या कम से कम 40,000, 40 या 45,000 पर केंद्र सरकार सहमत हो सकती है। लेकिन फिर भी कर्मचारी संगठन की ये उनका ये फर्ज है, उनका ये काम है कि वो जो है केंद्र सरकार या 8वें वेतन आयोग की कमेटी के सामने ऐसी मांग रखे जो कर्मचारी और जो पेंशनर्स है उनके वेलफेयर से जुड़ी हो। चलिए अब देखिए दूसरी बड़ी मांग, हर 5 साल में कर्मचारियों का वेतनमान बदला जाए, यानी अगला वेतन आयोग जो है वो 5 साल के बाद आना चाहिए। 10 साल तक कर्मचारी और पेंशनर्स को इंतजार नहीं करना पड़े, इसका भी ध्यान रखिए। इसके साथ साथ सबसे जरूरी कि बच्चों की शिक्षा पर खर्च का मुद्दा भी उठाया, यानी अभी जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का जो अमाउंट है उसको दुगना या कम से कम मतलब दुगने से ज्यादा 3 गुना कर दीजिए, ये मांग भी इस मीटिंग में रखी गई क्योंकि सबसे ज्यादा खर्च जो है बच्चों की पढ़ाई पर होता है। आज हर व्यक्ति ये चाहता है कि अपने बच्चों को अच्छी तरीके से एजुकेशन दे, सही तरीके से पढ़ा के उनका फ्यूचर जो है उसको सुनिश्चित करे। ऐसे में एजुकेशन कितना महंगा हो गया है, इस बात को ध्यान में रखते हुए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को बढ़ाने की यहाँ पर मांग की गई है। इसके साथ देखिए प्राइवेट की तरह सरकारी कर्मचारियों की सैलरी 5-5 साल में बढ़नी चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ी मांग है और केंद्र सरकार को इस पर जरूर से सहमत होना चाहिए। और इसके साथ देखिए सबसे आखिर में इन्होंने कहा है कि देखिए अगर हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो आने वाले दिनों में इसके बारे में हम सोचेंगे कि हमें अगला कदम क्या उठाना है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये मीटिंग अपने आप में जो बेहद ही सफल रही है और आने वाले दिनों में भी जो कर्मचारी संगठन है या पेंशनर्स के संगठन है उनकी मांग जो है सुनी जाएगी। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं मल्टीपल फिटमेंट फैक्टर के बारे में, जिसके बारे में वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने ये वर्ड पहली बार सुना है, यानी मल्टीपल फिटमेंट फैक्टर, और ये भी जानना चाहते होंगे कि ये होता क्या है। तो चलिए विस्तार से इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हर एक कर्मचारी संगठन फिटमेंट फैक्टर पर कहीं ना कहीं सहमत दिख रहा है, यानी 3 पॉइंट से लेकर 3.833 तक की बात रखी जा रही है केंद्र सरकार के सामने। वहीं पर एक संगठन ऐसा है जो मल्टीपल फिटमेंट फैक्टर की मांग रख रहा है। तो देखिए जैसे पे लेवल अलग अलग है वैसे ही फिटमेंट फैक्टर की अलग अलग मांग की गई है। पे लेवल 1 से पे लेवल 5 के बीच जो है उनके लिए 2.92 फिटमेंट फैक्टर, पे लेवल 6 से लेकर पे लेवल 12 तक के लिए 3.80 फिटमेंट फैक्टर,
पे लेवल 13 से लेकर पे लेवल 16 तक के लिए 4.09 फिटमेंट फैक्टर और पे लेवल 17 से पे लेवल 18 तक के लिए 4.38 फिटमेंट फैक्टर। अब देखिए, मांग ये रखी गई है केंद्र सरकार के सामने, 8वें वेतन आयोग की कमेटी के सामने। अब जो आने वाले दिनों में सिफारिशें होगी वो भी हमारे सामने आएगी, पर क्योंकि देखिए एक मल्टीपल फिटमेंट फैक्टर की यहाँ पर बात की गई है, और अगर हम बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स होंगे या हमारे कर्मचारी भी जो है इस बात पर सहमत नहीं होंगे, क्योंकि जिनका पे लेवल पहले से ही कम है, अगर उनको सही फिटमेंट फैक्टर नहीं मिला तो इस वेतन आयोग का लाभ उनको बिल्कुल ही नहीं मिलने वाला है। और उम्मीद करते हैं कि वेतन आयोग की कमेटी जो है सही फिटमेंट फैक्टर पर फैसला जरूर से लेगी। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि क्या बदलेगा डीए कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। क्या केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ते को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो है वो बदलने वाली है। अगर हम कर्मचारी संगठनों की माने तो वो मांग जो रख रही है केंद्र सरकार के सामने या 8वें वेतन आयोग की कमेटी के सामने, इस पे ये एक बहुत बड़ी मांग है। और अपने आप में ये बहुत बड़ी मांग इसलिए भी हो जाती है क्योंकि देखिए अभी जिस हिसाब से महंगाई भत्ता बढ़ रहा है, उसको महंगाई भत्तों को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए सही नहीं है, तो या कहूं कि काफी नहीं है। तो इसी वजह से 8वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ते को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बदलना चाहिए। ये मांग भी लगातार वेतन आयोग की कमेटी के सामने रखी जा रही है, और हम इसके बारे में बात भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए वेतन आयोग तो हर 10 साल में एक बार आता है, लेकिन महंगाई भत्ते से राहत दिलाने के लिए साल में 2 बार जो हमें महंगाई भत्तों में बढ़ोतरी मिलती है, उसी से हमारी सैलरी, पेंशन या अलाउंसेस में बढ़ोतरी होती है। तो अपने आप में ये बात भी बेहद ही खास हो जाती है। अब इस पर भी कोई अच्छा डिसीजन जो है वेतन आयोग की कमेटी के द्वारा जरूर लिया जाएगा, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ सबसे आखिर में कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। देखिए हमारे एक पेंशनर्स लिख रहे हैं कि महोदया, जब सरकारी समितियां सर्वेक्षण करने और सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपने में 2 साल लगा देती है तो इसका क्या औचित्य है। इसके अलावा सरकारी समितियों की संरचना में ही हितधारकों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है। सरकारी समितियों में रक्षा सेवाओं का कोई भी प्रतिनिधि नहीं है। इसका कारण स्पष्ट है। होली दिवाली पर सैनिकों को लड्डू बांटने मात्र से रक्षा सेवाओं की वास्तविक कल्याणकारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती। आप ऐसी विसंगतियों को क्यों नहीं उजागर करती। सर, अगर आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं, चैनल के साथ जुड़े हैं, तो आपको पता होगा, आप इस बात को मानेंगे कि सिर्फ इस चैनल में आपको ऐसे मुद्दे सुनने के लिए मिलेंगे जो हमारे सैनिकों, हमारे भूतपूर्व सैनिकों और उनकी फैमिली पेंशनर्स के हित को लेकर है। मैं लगातार उसके बारे में बात करती हूँ। हाँ, बीच में अगर कभी 8वें वेतन आयोग से जुड़ी कोई अपडेट हो, महंगाई भत्तों से जुड़ी अपडेट हो, तो इसके बारे में भी मैं बात कर लेती हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा प्रयास मेरा इसी को लेकर होता है कि हमारे जो भूतपूर्व सैनिक है या उनका जो परिवार है, उनको उनकी पेंशन को लेकर या एरिया से संबंधित या प्रमोशन या एमएससीपी को लेकर कोई भी दिक्कत ना हो, उसको लेकर हम प्रयास भी करते रहते हैं। और आपने जो ये बात कही है कि देखिए हमारे डिफेंस का कोई प्रतिनिधि होना चाहिए वेतन आयोग की कमेटी में, तो देखिए जब जब इसको लेकर प्रयास हुआ है, मैंने इसकी भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई है। तो फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के द्वारा भी लगातार ऐसे प्रयास हो रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी में हमारा यानी ओआरएस और जेसीओस का प्रतिनिधित्व कर सके, ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए जिससे ओआरएस और जेसीओस के जो मुद्दे हैं, जो पेंशन संबंधित समस्याएं हैं, फैमिली पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी की बात है, एमएसपी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये सारी मांगे सही तरीके से वेतन आयोग की कमेटी को समझाई जाए। तो उम्मीद करती हूं कि इन मांगों पर जो है केंद्र सरकार जरूर से ध्यान देगी। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगला कमेंट देख लेते हैं। देखिए अब जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए हैं। इनमें हमारी फैमिली पेंशनर्स का ये कमेंट है कि मुझे 4 महीनों का एरियर्स नहीं मिला है। देखिए अगर आपको डीएडीआर का ये एरियस नहीं मिला है तो जल्दी से आप जो है सीपीग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज करा दीजिए। अभी सोमवार से शुक्रवार तक जो है सीपीग्राम ओपन रहता है। सुबह 10 बजे से 5 बजे तक आप कॉल करके आपकी कंप्लेन जो है दर्ज करा सकती हैं। इस माध्यम से यानी सीपीग्राम के माध्यम से हमारी फैमिली पेंशनर्स के लिए भी बेहद आसान हो गया है। अपने महंगाई भत्ते के एरियर से जुड़ी समस्या हो, सही बेसिक नहीं आ रही हो, ऐसी सारी ही समस्याएं जो पेंशन संबंधित है या पैसों से संबंधित है, एरिया से संबंधित है, वो रेकॉर्ड या विभाग तक पहुंचा सकती है।
चलिए इसी के साथ अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि शुरू से ही फैमिली पेंशनर्स के साथ अन्याय होता आया है। पेंशनर्स की मृत्यु के बाद परिवार की आय आधी कर दी जाती है, जबकि दवा, इलाज, बिजली बिल और दैनिक खर्च कम नहीं होते हैं। आधी पेंशन में सम्मान पूर्वक जीवन जीना बेहद ही कठिन है। परिवार पेंशनर्स को 100% फैमिली पेंशनर्स मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, फैमिली पेंशनर्स की पेंशन 100% होनी चाहिए, यानी जो सर्विस पेंशनर्स को पेंशन मिलती है उसी के बराबर उसकी फैमिली को पेंशन मिलनी चाहिए। जब किसी की सर्विस पेंशन आती है, अगर हम नॉर्मल ही बात कर लें हमारे किसी भूतपूर्व सैनिक की, जब वो सेना से रिटायर होकर घर आते हैं 2 महीने 4 महीने अगर वो घर पे आराम कर भी ले, इसके बाद वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह नौकरी कर ही लेते हैं। ऐसे में जब परिवार का कोई मुखिया है तो बच्चों की पढ़ाई को लेकर, बच्चों की शादी को लेकर, बच्चों की परवरिश को लेकर उस परिवार की स्त्री को, उसकी फैमिली को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब परिवार से सबसे बड़े सदस्य का, उसके मुखिया का साया हट जाता है तो उसकी फैमिली पर, उसकी पत्नी पर जवाबदारी जो है वो दुगना हो जाती है। ऐसे में अगर बच्चों को सम्मान पूर्वक उनकी जीवन जीने के लिए तैयार करना है, अच्छा एजुकेशन देना है, तो एक फैमिली पेंशनर्स की पेंशन जो है वो 100% होनी ही चाहिए। और आप जब मैं फिर से यही बात दोहराऊंगी कि आप सिर्फ कमेंट्स मत करिए। आप कमेंट्स कर रहे हैं, मैं उसको वीडियो में जरूर से शामिल करूंगी, इस उम्मीद के साथ कि जो आवाज है आज हमारी फैमिली पेंशनर्स की, जिसको 8वें वेतन आयोग की कमेटी भी सुनना चाहती है, आज जो 8वें वेतन आयोग की कमेटी की अध्यक्ष है, जिस अध्यक्ष जो जस्टिस रंजना देसाई जी है, जो खुद एक महिला है, आज उनकी अध्यक्षता में करोड़ों केंद्र के कर्मचारी और जो लाखों पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, उनके भविष्य का जो है उसका भविष्य सुरक्षित होना है। वो एक महिला है, वो इस बात को जरूर से समझेगी, पर जरूरत है हमें इस बात को आगे तक ले जाने की। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी सभी फैमिली पेंशनर्स बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि 8वें वेतन आयोग की जो साइट है उस पर जाइए, जो सवाल है उनके जवाब दीजिए, और ये बात कि फैमिली पेंशनर्स की जो पेंशन है वो 100% होनी चाहिए, इस बात को केंद्र सरकार और 8वें वेतन आयोग की कमेटी तक पहुंचाइए। ये हम सभी के लिए एक सम्मान की बात है कि वेतन आयोग की कमेटी जो है उसकी अध्यक्ष एक महिला है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वेतन आयोग सभी के लिए बेहतरीन साबित हो। तो चलिए, ये जानकारी थी 8वें वेतन आयोग की जो मीटिंग्स हुई थी उसकी अपडेट की, साथ ही में आने वाले दिनों में मल्टीपल फिटमेंट फैक्टर को लेकर जो बात होने वाली है या हो रही है उसकी जानकारी आज के इस वीडियो में शेयर की। डीए कैलकुलेट का फॉर्मूला जो है वो बदल सकता है 8वें वेतन आयोग में, जिसकी भी जानकारी निकल कर आ रही है। और कुछ हमने कमेंट्स देखे जिनके माध्यम से हमें पता चल रहा है कि हमारे जो पेंशनर्स हैं या फैमिली पेंशनर्स हैं वो 8वें वेतन आयोग की कमेटी से क्या चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में विस्तार से हमने इसके बारे में बात की। अब ये सारी जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर शेयर करिएगा। इसी के साथ अगर कोई ऐसे मुद्दे हैं पेंशन संबंधित या कर्मचारियों की सैलरी से संबंधित जिसको आप इस वीडियो के माध्यम से जिसकी जानकारी चाहते हैं, तो भी आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।